तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना आदिल और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे को होस्ट महर हमीद साहब। और आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी आवाज़ कोई भी नहीं उठाता और जिनकी आवाज़ कोई भी नहीं बनता। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जो बहुत से ऐसे लोगों की वजह से दब जाती हैं जो कि पाकिस्तान का नाम ख़राब करते हैं। आज उन लोगों के बारे में बात की जाएगी, उन मसाइल के बारे में बात की जाएगी और पाकिस्तान की आवाम के बारे में बात की जाएगी। तो मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं महर हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही मेजर इशू है कि पाकिस्तान हमारी धरती है, हमारे लिए बहुत खूबसूरत है, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा है, मसाइल का गढ़ बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें सबसे मेरे ख्याल में जो सबसे मेजर इशू अब स्पेसिफिकली गैस जो है हमारी बुनियादी एक ज़रूरत है, हर घर उसको भी और घर घर की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद जो है गैस की दस्तयाबी जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही है। क्या है ये मसाइल, क्या है असल में, जड़ क्या है और हल क्या है? देखें आमना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें वसाइल की बहुत कमी है और इसका सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हमारे जो अफसरान ऊपर सीटों पर बैठे हुए हैं वो सही तरीके से बराबरी की सतह पर जो है लोगों को इंसाफ फराहम नहीं करते। आमना आप ये देखें कि कराची शहर है, उसके अलावा आप लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, पेशावर, कोयटा, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो बड़े आप जिनको मेजर सिटी, मेट्रो सिटी कह सकते हैं, उनमें तो गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और देखें, अगर आपने गैस छोटे शहरों को नहीं देनी, आप चले जाएं, डस्का चले जाएं, आप गुजरात की तरफ चले जाएं। गुजरात का भी हालात जब से वज़ीर आला पंजाब आए हैं तो वहाँ पर भी गैस की प्रॉब्लम अभी नहीं है। इसके अलावा आप सादकाबाद चले जाएं, आप राजनपुर चले जाएं, आप मियाँ चन्नू चले जाएं, आप चीचावतनी चले जाएं, तो इस वक्त वहाँ पर गैस, आप यकीन करें कि जब लोग हमें कॉल्स करके बताते हैं कि गैस तो बिल्कुल आ ही नहीं रही। अगर कोई आती है 1 घंटा और वो इतनी स्लो होती है कि ना तो वो खाना पका सकते हैं, और दूसरी जानब जो माफिया बैठा हुआ है LPG गैस, वो सिलेंडर की कीमत इस वक्त जो है वो 200 से लेके 300 तक पहुंचा दी है। कहीं तो 300 पर केजी के हिसाब से मिल रही है, कहीं जो है 220 मिल रही है, 250 मिल रही है। जैसे वो ब्लैक में बेचते हैं बेच लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि गैस के जितने सुई सदरन गैस के अफसरान हैं, उनको जब कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम है तो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो गैस टाइम पे दे रहे हैं, हमने अपना टाइम टेबल बना दिया है, टाइम शेड्यूल बना दिया है। लेकिन टाइम शेड्यूल जो है कोई भी नहीं बनाया। छोटे शहरों के लोग जो है वो इस वक्त अजाब में मुब्तला हैं, खासकर ख़वातीन जो है, हमारी माएँ बहनें, जब बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है तो गैस नहीं होती, बच्चे भूखे जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि बासी डबा रोटियाँ पड़ी होती हैं, फिर वो उन्होंने सिलेंडर गैस के LPG वाले रखे होते हैं, तो वो क्या करती हैं कि उस पर जो है डबा रोटी बना ली, तल ली, अंडा तल लिया, बच्चे को दे दिया। तो इससे हमारे ख़ासकर जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फूड पॉइज़न के अक्सर जो है वाक़यात पेश आ रहे हैं, वो सिर्फ गैस ना होने की वजह से, क्योंकि LPG पे जब चीज़ बनाई जाती है, एक तो वो लेट होती है, फिर इतना LPG में वो नहीं होता कि औरतें जो है अपना सही टाइम पे खाना बना सकें। सबसे बड़ा इशू हमने ये है। और देखें, एक और बात कि मेरी अभी पंजाब के अफसरान से बात हुई है, सिंध के हुई है, और इसके साथ साथ बलोचिस्तान जो जिस सूबे से गैस पैदा हो रही है, आप वहाँ चले जाएँ, पूरे सूबे में आपको जो है वो गैस नहीं मिलेगी। हालांकि देखें, जो बलोचिस्तान है सबसे पहला हक जो है उसका है। मेरे साथ रिसेंटली ये भी खबरें मतलब आ रही थी कि गैस जो है वो सिर्फ खाने के 3 टाइम दी जाएगी, मतलब सुबह को दी जाएगी, दोपहर में और शाम में। ये भी बातें जो है नजर आ रही थी और वाकई ही में ऑब्वियसली एक बुनियादी ज़रूरत है। सर्दियों में तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा जो है, ख़ास तौर पर रिमोट एरियाज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आखिर हम लोग किससे सवाल कर सकते हैं? कौन हमें जो है इनके बारे में जो है बता सकता है कि वाकई ही में इसका हल ज़रूरी है और ये हो जाएगा? हम ना देखें, इस मुल्क में जो है आप देखें कि जहाँ बाअसर शख्स है
वहाँ पर हर काम हो जाता है। जहाँ पर आम आदमी का मसला आ जाता है, गरीब आदमी का मसला आ जाता है, वहाँ पर कोई काम नहीं होता, क्योंकि वडेरों के काम होते हैं। जो वडेरे हैं, आप ये देखें कि उनके अगर डेरे हैं, मिसाल तौर शहर से बाहर उसका डेरा, तो वहाँ तक लाइन पहुँचाई जाती है, वहाँ तक चोरी गैस की जा रही होती है। आप लाहौर का उठा लें, बहुत सारे कारखानों को, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को गैस जो है ये चोरी फराम करते हैं। वही गैस क्या आप छोटे शहर वालों को फराम नहीं कर सकते? जो छोटे शहर वाले गैस के लिए जो है बददुआएं दे रहे होते हैं, क्या उनकी आप दुआएं नहीं ले सकते? उनका भी देखें, उनके भी हकूक़ है, उनको भी हक मिलना चाहिए, लेकिन उनके हकूक़ की तलफ़ी की जाती है, हकूक़ जो है वो उनके गज़ब किए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यकीन मानें कि लाहौर की कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनको सुई गैस के अफसरान की मिली भगत से जो है गैस चोरी फराम की जाती है। इसके अलावा मुल्तान में आप चले जाएं, मुल्तान शहर में कोई गैस की लोड शेडिंग नहीं होती। अगर ये 3 टाइम की लोड शेडिंग की जा रही है तो वो सिर्फ जो ख़ास कर दही इलाका जाते हैं, जैसे छोटे सिटीज़ हैं, उनमें की जा रही है। और अगर आपने कहा है कि 3 जो है टाइम, हम सुबह के टाइम जब स्कूल बच्चे जाते हैं, दोपहर के टाइम, लंच के टाइम और डिनर के टाइम चलो गैस देंगे, आप उस वक्त तो दें, उस वक्त भी ये नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे सिटीज़ में जी बच्चे जो है वो गैस के उससे कमरे में गैस भर गई, वो उनकी सांस जो है वो घुट गई, उससे वो हलाक हो गए, जान बाक हो गए। उसकी वजह यह है कि आपका कोई टाइम ही नहीं है। बाज़ औक़ात लोग अगर गैस आती है तो वो जो है हीटर चलाते हैं, जब वो हीटर चलाते हैं तो इंसान है वो सो जाते हैं, और सोने के बाद जब गैस दोबारा, आपका तो कोई शेड्यूल ही नहीं है ना, आपने कब छोड़ी है गैस, कब आपने बंद की, आपका कोई पता नहीं। तो रात में अक्सर ये वाक़यात पेश आए हैं। आप पिछले हिस्ट्री उठा के देख लें, तकरीबन कुछ 100 से ज़ायद लोग जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि जब वो अपना हीटर कमरे में रखते हैं तो उस वक्त किसी टाइम गैस आती है और किस टाइम जाती है, बाज़ वक़्त लोग भूल भी जाते हैं। 100 से ज़ायद अमवात जो है इस वक्त तक हो चुकी हैं, सिर्फ इस वजह से कि गैस का कोई शेड्यूल नहीं है, गैस की कोई पता नहीं है कि गैस कब आती है, कब जाती है। तो इस हवाले से जो है देखें, वज़ीर आला पंजाब वो कहते हैं जी मेरे गैस अंडर में नहीं आ रही, गैस हुक्मरान। ये सबसे बड़ा मसला है मेहर साहब। क्या होता है कि हम जब भी सवाल उठाते हैं वो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, फिर वो अगले बंदे को कह देते हैं कि मतलब ये एक चीज़ है, हमें खुद भी नहीं पता कि हमने सवाल किसके सामने उठाना है, किसके सामने हम लोगों ने जाकर सवाल ही बनना है, हमें ये भी नहीं पता होता। ये एक बहुत ही बड़ा जो है गैप है मेरे ख्याल में। आमना, असल में ना जो हमारी कौम है, हमारी अवाम है, वो जब वोट देती है, ये चीज़ें हमें उस वक्त जो है उस वक्त ख्याल करना चाहिए कि ये शख्स इतने दिन इक़्तिदार में रहा है, तो क्या इसने उस इलाके के मसाइल हल किए हैं, क्या इसने उस इलाके में पानी का मसला हल किया है, क्या इस शख्स ने उस इलाके में जो है गैस का मसला हल किया है। ये हम उस वक्त जो है ना, हम सिर्फ़ और सिर्फ नारे लगाने, खोखले नारे लगा रहे होते हैं, और कोई पीर साहब खड़े होते हैं इलेक्शन पे, कोई सियासी वडेरा खड़ा होता है, कोई बासर शख्स खड़ा होता है, तो हम उनके पीछे, हमारी अवाम जो है खूब तबला बजा रही होती है और खूब उनके नारे लगा रही होती है और वोट दे रही होती है। लेकिन अब कब तक ऐसे जो है बेवकूफ़ बनती रहेगी अवाम? हम सबको, अवाम को ये सोचना है कि क्या जो शख्स आता है, अगर हमारे वो काम नहीं करता, उसको लाया इसलिए जाता है, अगर वो काम नहीं करता तो उसको फिर अगले इलेक्शन में वोट नहीं देने चाहिए। अब भी वक्त है अवाम के पास। देखें, मुल्क में बिजली का इस वक्त बुरान चल रहा है, गैस का इस वक्त बुरान चल रहा है, चीनी का इस वक्त बुरान है, आटे का इस वक्त बुरान है, तो इतने बुरान चल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी कौम ऐसी है कि आप यकीन करें कि इनके चेहरों पर अक्सर जो है आप देखते हैं कि उनके मुस्कुराहट जो होती है, फिर भले खाना नहीं भी खाया होता लेकिन हमारी कौम, हमारे लोग फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। तो हमें इस पे आमना जो है सबको सोचना है कि आगे आने वाले वक्त में इस इलेक्शन में जो है हमने किसका इंतखाब करना है, कि ताकि उस बंदे का इंतखाब कर सकें जो हमारे मसाइल हल करे, जो हमारी इस कौम के मसाइल हल करे, जो पाकिस्तान को तरक्की की राह की तरफ लेकर चले। फिर सुई गैस पे आ जाते हैं। मैंने कल भी रब्ता किया सुई गैस के अफसरान से, लाहौर भी किया है, कराची भी किया है, लेकिन उनका एक ही बात है कि जी हमने तो शेड्यूल बनाया हुआ है। तो भाई ये शेड्यूल कौन ख़राब कर रहा है? क्या ये शेड्यूल जो है इसको जो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आपके अफसरान, वो क्या कर रहे हैं कि छोटे इलाकों की गैस जो है वो दूसरे बड़े शहरों को दे देते हैं। खासकर जो फैक्ट्री माफिया बैठा हुआ है, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनसे एक तो बिल भी वसूल नहीं किया जाता। हमने चलो बिल उनसे वसूल किया जाता, उसका जो है कम अज़ कम आम आदमी पे जो है बर्डन ना आता, उन पर वजन ना आता, लेकिन बिल भी जो है आवाम आदमी भर रही है, गैस आती नहीं है, बिल आप जो है हज़ारों के बेच देते हैं। अगर कोई थोड़ा सा गीज़र चला लेता है, ठीक है, देखिए ये हर घर की इस वक्त घर की कहानी है, वो गीज़र चला रहता है तो आप उसको बिल इतना दे देते हैं कि मैंने कई ऐसे जानने वाले, मैंने देखा कि इस दफ़ा आपने गीज़र क्यों नहीं चलाया, बोला जी 40-40 हज़ार बिल आ जाता है, जब ये सर्दियों के, गर्मियों में बिजली के बिल इतने आ रहे होते हैं, एसी की वजह से सर्दियों में जो है वो गैस के उतने बिल आ रहे होते हैं। तो आवाम तो को जो है इन्होंने कहीं किसी तरफ भी जो है रिलीफ नहीं दिया, और आने वाले वक्त में भी मुझे नहीं
لگتا کہ دن بدن جیسے مہنگائی ہو رہی ہے، دن بدن آپ دیکھیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ تو کر دیتے ہیں، کیا آپ گیس دے رہے ہیں؟ آپ قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، آپ لوگ عوام کو پریشان کرتے ہیں، تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور افسران بالا جتنے بھی سوئی گیس کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایم ڈیز، چیئرمین، ان کو سوچنا ہوگا جب تک آپ غریب کا جو ہے دل نہیں جیتیں گے تو آپ بھی سکھ سے جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کے گھروں میں تو گیس بھی آ رہی ہے، آپ کو تو مفت کے یونٹس بھی ملتے ہیں، آپ کو تو مفت کی گیس ملتی ہے، تو لہذا آپ کو جو ہے افسران جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پورے پنجاب میں، سندھ میں، کے پی کے میں، ان کو یہ سوچنا ہے کہ یہ غریب بھی اس ملک کا رہنے والا ہے۔ غریب کو جو ہے انہوں نے غریب کو ختم کرنے کا، جیسے کہ غریب ہم نہیں چھوڑیں گے، وہی بات ہے کہ غریب کو ختم کرنے کی طرف جو ہے قدم اٹھایا ہوا ہے، اور غریب جو ہے وہ پس کر رہ گیا ہے۔ بھی بالکل ایسے ہی ہے مہر صاحب، مسائل تو واقعی ہی میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت سارے ہیں، بہت زیادہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ گھر گھر کی یہ ضرورت ہے، اور واقعی ہی میں گھر گھر کو اس سے ابھی پریشانی بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کی مؤثر حل کیا ہے، اس کا کس طرح سے یہ مؤثر طریقے سے ہم لوگ اس کو جو ہے ڈیل کر سکتے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں آمنہ، اس میں جب ایک ہی بات کہ آپ جو ہے گیس کی چوری جو ہے وہ روک لیں، اور جو آپ کے کرپٹ افسران ہیں جو منتھلیاں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ سٹاپ لگائیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ کے یہ چیزیں کر لیں گے تو پھر جو وافر مقدار میں آپ کے پاس گیس آ جاتی ہے، چوری جب رک جائے گی تو آپ لاہور کو بالکل پوری گیس دیں، نہ کریں لوڈ شیڈنگ۔ لاہور میں اب بھی نہیں ہوتی ہے، اسلام آباد میں نہیں ہوتی ہے، کراچی میں نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ تھوڑا پریشر کم ضرور ہوتا ہے لیکن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، وہی گیس آپ اٹھا کے جو ادھر فیکٹریوں کو چوری بیچتے ہیں، فیکٹریوں والوں کو اور ملوں والوں کو، وہی گیس آپ چھوٹے علاقوں کو دیں۔ آپ نے چھوٹے علاقوں کو تو بالکل جو ہے عذاب میں مبتلا کر دیا نا۔ آپ کسی بھی چھوٹے شہر میں چلی جائیں، کیونکہ میں تو اکثر وزٹ کرتا ہوں چھوٹے شہروں کا، ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ جی گیس آتی نہیں ہے۔ اچھا، پھر بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یقین کریں بڑا تکلیف ہوتی ہے جب وہ ان کی مائیں جو ہے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھلا رہی ہوتی ہیں، پھر بچے بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جب آپ ٹھنڈے پانی سے نہلاتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ جو ہے چوری پہ جو ہے وہ سٹاپ لگا دیں، اور جو کرپٹ افسران آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے سر، ہم لوگ ان چیزوں پر بات کریں گے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، مسائل جو ہیں ان کا حل ہم تلاش کریں گے اور اب سے کریں گے۔ کالرز بھی ہم لوگ ایڈ کریں گے، لیکن ابھی ہیڈ لائنز کا وقت ہوتا ہے، یہاں پر لیتے ایک چھوٹا سا بریک، پروگرام کا بقیہ حصہ اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز، اور میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عادل، اور میرے ساتھ موجود ہیں مہر حمید صاحب۔ اور اب باقاعدہ کالز کا سلسلہ جاری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام، ہمارے پاکستان کو آخر کیا مشکلات درپیش ہیں جن کا حل اب ہم نے مل کر تلاش کرنا ہے۔ تو پہلی کال کو شامل کیا جائے، کیا کہتے ہیں سر، باقاعدہ آغاز کیا جائے اس چیز کا؟ ہاں جی، تو پہلی کال ہم لیتے ہیں۔ پہلی کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہے حماد اللہ صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ صادق آباد سے حماد اللہ۔ جی وعلیکم السلام میم، آواز آ رہی ہے؟ بہت شکریہ، ہم شکر گزار ہیں وائس نیوز کے کہ انہوں نے ایک عوامی پروگرام شروع کیا ہے جو عوام کے جو مسائل ہیں وہ اعلیٰ اذانوں تک پہنچیں گے۔ پہلے تو بہت سارے چینل چل رہے ہیں، لیکن اس طرح کا پروگرام جو ہے آج تک کسی نے نہیں شروع کیا جو عوام کی آواز ڈائریکٹ جو ہے اعلیٰ ایوانوں تک جو ہے وہ پہنچے۔ بالکل، اچھا بتائیے گا حماد اللہ صاحب، کیا مسائل درپیش ہیں آپ کو اور کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ جی، میں صادق آباد سے ہوں، اور میں اس وقت صادق آباد کے مین ایشو پر بات کروں گا جو اس وقت جو ہے درپیش ہے، کسانوں کے مسائل۔ اس وقت کھاد کا جو بحران ہے وہ بہت شدت اختیار کر چکا ہے۔ کھاد جو ہے ڈیلر حضرات ہو گئے یا مل اونر ہو گئے، انتظامیہ کی ملی بھگت سے یہ کھاد بلیک میں فروخت ہو رہی ہے اور اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، جس سے جو ہے نا کسان بہت پریشان ہے۔ پہلے ہی جو ہے حالیہ بارشوں کی وجہ سے کسان کی جو فصل ہے وہ تباہ ہو چکی تھی، لیکن اوپر سے پھر یہ کھاد کا بحران جو ہے کسانوں کو ابھی کھاد بالکل نہیں مل رہی کنٹرول ریٹ پر۔ بالکل، تو مہر صاحب آپ نے سن لیا ہوگا، کھاد کے مسائل جو ہیں وہ واقعی میں پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، ایگریکلچر پہ ہمارا انحصار ہے، تو یہ تو مسئلے میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے۔ بہت سارے ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں کسان کے جو پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں، فنڈز بھی مل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کسان جو ہے وہ ابھی تک پریشان حال ہے۔ وجہ کیا ہے اور کیسے حل ہو سکتا ہے یہ مسئلہ؟ دوسرا، جیسے کہ آمنہ صاحبہ،
حماد اللہ بتا رہے تھے، یہ جو حماد اللہ کا شہر ہے صادق آباد، یہ سندھ پنجاب کا بارڈر ہے جی، اور یہاں پر جو ہے کھاد اکثر جو ہے وہ سمگل بھی ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے میں نے بتایا نا کہ پاکستان میں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، جب فصل کا ٹائم آتا ہے، کیونکہ ہم کسان کے ساتھ، کسان کو خودکشیاں کرنے پہ ہمارا جو یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ مجبور کر رہا ہے۔ اچھا، ڈی اے پی کھاد جو ہے وہ اب بلیک میں مل رہی ہے، سونا یوریا جو کھاد ہے، کیونکہ یہ دو کھادیں جو ہے یہ جب آپ گندم کاشت کرتے ہیں، کپاس کاشت کرتے ہیں، مکئی کاشت کرتے ہیں، کوئی بھی فصل آپ کاشت کرتے ہیں تو آپ نے پہلی دفعہ جو ہے یہ کھاد استعمال کرنی ہے۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ فصل کا ٹائم آ گیا ہے تو اس وقت یہ کھاد کا ریٹ بلیک کر دیتے ہیں اور اس کو یہ جو اپنے گودام ہے اس میں محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر جو صادق آباد ہے ان کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور زراعت افیسر جو ہے اس کو نوٹس لینا چاہیے۔ حماد اللہ آپ نے بہت بڑا یہ ایشو ہے اس کی طرف جو ہے ہماری توجہ دلائی ہے، اور انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کے اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد سے ہم بات کریں گے، اور کل کی ڈیٹ میں آپ کا جو کھاد کا ایشو ہے اس وقت بڑا ایشو ہے کیونکہ صادق آباد جو ہے سندھ اور پنجاب کا بارڈر ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل آپ کا یہ ایشو پر اے سی سے بات کریں گے، اور اے سی سے پھر اس کا فالو اپ بھی لیں گے کہ انہوں نے کتنے چھاپے مارے ہیں، کتنے گودام سیل کیے ہیں، یا کتنے مافیاز کے خلاف انہوں نے جرمانے کیے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے واقعی، اور سمگل کی روک تھام کے لیے، کیونکہ کھاد جب سندھ والوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ سندھ زیادہ ریٹ پہ جو ہے کھاد ادھر سمگل کر دیتے ہیں، بعض اوقات پھر سندھ سے جو ہے پنجاب سمگل ہوتی ہے جب ریٹ بڑھائے جاتے ہیں، تو کسان کا جو ہے یہ گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، اور انشاءاللہ اس ایشو کو ہم آپ کے کو کل حل کرائیں گے، اور کل آپ اس پروگرام کو پھر دوبارہ دیکھیے گا، اور آپ کے اس مسئلے کے حل کے لیے ہم اپنے تمام تر وسائل جو ہے وہ بروئے کار لا کر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرائیں گے۔ اور حماد اللہ اس کے علاوہ آپ کے علاقے کا کرائم ریٹ بھی بڑا ہوا ہے، آپ نے تو وہ نہیں بتایا تو ہم بتا دیتے ہیں کہ آج کل آپ کے علاقے سے جو اغوا کار ہیں لوگ، وہ اغوا کر کے کچے میں لے جاتے ہیں اور بھاری تاوان جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں۔ جو پولیس کی کارکردگی ہے وہ بھی اس ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے، کیونکہ پولیس کا جو اے سی آپ کا اسسٹنٹ جو سپرنٹینڈنٹ پولیس لگایا گیا ہے وہ شاید ابھی ان کی تعیناتی نہیں پہلی ہوئی ہے، وہ جو چاچڑ صاحب ہیں۔ مہر صاحب، ہم حماد اللہ صاحب سے کی طرف آتے ہیں۔ حماد اللہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا اس کے علاوہ کچھ ایسے مسائل جو صادق آباد میں آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہو؟ جی بالکل، مہر صاحب نے جیسے بات کی، کرائم ریٹ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ صادق آباد میں بڑھا ہوا ہے۔ اغوا برائے تاوان کی جو وارداتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور ایک اور جو ہے ہنی ٹرپ کا جو معاملہ ہے کال پر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے صادق آباد جو ہے ایک بہت کرائم کا ایریا بنا ہوا ہے۔ پولیس جو ہے اس وقت کسی قسم کی کنٹرول کرنے میں نا بالکل جو ہے نا نظر نہیں آ رہی، لیکن مہر صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ سندھ پنجاب کا ایریا ہے، بارڈر ہے یہ، تو یہاں پر ہمیشہ سے جو ہے پہلے بھی جو ہے ایسی حالات رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے اغوا برائے تاوان کی جو وارداتیں ہیں وہ بہت زیادہ اور بہت بڑی اہم ہے جو ہمارے ناظرین اور مسائل بتاتا چلوں ایک بہت چیز بڑی اہم جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچنی آمنا ضروری ہے کہ جو اغوا کار ہیں انہوں نے کچھ لیڈیز اپنے ساتھ اغوا کار کے گینگ میں شامل کی ہوئی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ لوگوں کو فون کرتی ہیں اور وہ میسج وغیرہ کرتی ہیں، میسج وغیرہ کر کے بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان پچھلے دنوں یہ 3-4 واقعات ایسے پیش آئے ہیں، وہ ایسے ہی جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری قوم کا پھر امنا آپ سمجھتی ہیں جو نوجوان نسل ہے ہماری وہ تباہی کے دانے پر پہنچی ہوئی ہے، تو وہ کچھ نوجوان وہاں پہنچے اس چکر میں کہ شاید ہم جو ہے وہاں شادی ہو جائے گی اس لڑکی سے رابطہ۔ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کو وہاں سے اغوا کیا گیا، پھر ان کی تشدد کی ویڈیو جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو بھیجی گئی اور بھاری تاوان کی رقم جو وصول کی گئی ہے کچھ کو ریلیز کیا گیا، کچھ کو جو ہے انہوں نے مار بھی دیا۔ تو اس لیے ہمارے نوجوان سے میری یہ گزارش ہے، خاص کر جو آپ کو پلیز آپ کو کوئی کال ایسی ان نون آتی ہے یا ایسی کسی لڑکی کی کال آتی ہے، خاتون کی کال آتی ہے، تو برائے کرم اس کو جو ہے اس سے پریز کیا کریں، بات چیت سے پریز کیا کریں۔ پھر آپ جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ ان علاقوں میں جو ہے اغوا کے جو ہے اغوا کار بیٹھے ہوئے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، تو اس کی طرف جو ہے ہمارے نوجوانوں کو بالکل سوچنا چاہیے، اور ہمارے جو والدین پروگرام یہ سن رہے ہیں تو ان کو بھی اپنے بچوں کو یہ ہدایت کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی اگر کال آتی ہے، کیونکہ ایسے واقعات بھی آمنا اس وقت جو ہے ان علاقوں میں بہت ہو رہے ہیں۔ سر یہ مسئلہ تو ہو گیا، لیکن اس کا حل ڈیفینیٹلی آپ نے پہلے بھی بتایا کہ اے سی سی اے سے تو ہم لوگ کھاد کے فقدان کے بارے میں بالکل بات کریں گے، لیکن یہ جو کڈنیپنگ
जानेंगे इसकी रोकथाम, ये जो अगवा बराए तावान है, इसकी रोकथाम कहाँ से मुमकिन होगी, यहाँ पर किसका दर हमें खटखटाना होगा? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो कुछ पुलिस अफिसर हैं जो अच्छी शोहरत के हामिल होते हैं, हमना उनकी तैनाती होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि तजर्बाकार होते हैं। सादकाबाद और रहीम यार खान, कश्मोर, इनमें जो है खासकर पुलिस के अफसरान को, आईजी सिंध को और आईजी पंजाब को चाहिए कि वो अच्छे पुलिस की जो शोहरत के हामिल है उन डीपीओज को तैनात किया जाए, क्योंकि कश्मीर और ये बॉर्डर लगता है, तो इसी पर जो है ज़्यादा अगवा की वारदातें होती है। उधर सिंध की तरफ से जो है अच्छे डीपीओ की तैनाती ज़रूरी है, आईजी सिंध की जानिब से और आईजी पंजाब की जानिब से भी अच्छे डीपीओ की तैनाती ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो आप उठाते हैं नए ये पुलिस में अफसरान आते हैं, पीएसपी अफसरान, आप इनको लगा देते हैं, तो आप जहां भी ये देखें एएसपी को तैनात किया गया है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस को, तो आप वहीं देखें कि क्राइम रेट जो है वो बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है कि वो आते हैं, अभी उनका ट्रेनिंग का मसला मराहल में चल रहे होते हैं। जो तजर्बाकार पुराने डीएसपी बैठे हैं, जो रैंकर होते हैं, वो आता है तो उसको पता होता है, क्योंकि वो पहले एसएचओ रह चुके होते हैं, पहले थानों में सब इंस्पेक्टर रह चुके होते हैं, उनको पता होता है कि इस इलाके में जो है कौन अगवाकार है, कौन क्राइम करता है, कौन जुराइम में मुलव्वस है। इसलिए ये भी एक बड़ी वजह, खासकर जो ये बॉर्डर एरिया, रूरल एरियाज हैं, उनमें भी क्राइम बढ़ने का यही वजह है कि अच्छे पुलिस अफसरान की तैनाती ना होना, तो उन इलाकों के लिए मसाइल जो है, उन इलाकों का क्राइम जो है इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ज्वाइन किया था हमादुल्लाह साहब ने सादकाबाद से, और कुछ मसाइल जो हैं उन्होंने हमें बताए, हम तक पहुँचाए। उनमें पहला जो मसला था वो था खाद का फुकदान, और किसानों के लिए ये वाकई में एक बहुत बड़ा मसला है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स जो है वो सब उनका इन्हसार बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर पर। तो यहाँ पर जो है ये वाकई में एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको इंशाअल्लाह हम कल के प्रोग्राम में फिर से हिस्सा बनाएंगे। एक और मसला वाकई में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पर है क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्राइम रेट जो है वो वाकई में स्पेशली सर आप बता रहे थे, अगर अगवा बराए तावान जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पे, और इसकी रोकथाम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके मुतल्लिका जो भी इदारे हैं हम उनसे सवाल लाज़मी उठाएंगे। और एक बात और भी मैं यहाँ ऐड कर दूँ, पिछले दिनों इन्हीं कश्मीर के ज़िले में तकरीबन 4 पुलिस के बड़े रैंक के अफसर जैसे एक एसएचओ, डीएसपी और दीगर पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। तो जो ये क्रिमिनल है इतने वो बासर हैं कि ये देख लें कि पुलिस की जानिब से यहाँ एक बड़े ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। मैं एक थोड़ा अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि एक वक्त था कि सुहेल ज़फ़र चट्ठा थे डीपीओ रहीम यार खान, और डीपीओ कश्मीर जो थे वो पीर मोहम्मद शाह थे एसएसपी। तो उन दोनों ने मिल के जब ये ऑपरेशन किया था, उसी दौरान फिर सुहेल हबीब ताजिक जो बाद में आईजीपी बने, उनको भी डीपीओ लगाया गया। तो उस टाइम एक ऑपरेशन किया गया था जब छोटू गैंग जो वहाँ एक मशहूर गैंग था, तो उसको गिरफ्तार किया गया था आमना। तो उसके बाद काफ़ी देर तक जो है इन बॉर्डर एरियाज में जो है सुकून रहा है। अब जो है दोबारा ये इतना क्राइम बढ़ चुका है कि डीएसपी जैसे को जो है गोलियां मार दी जाती है, एसएचओ को मार दी जाती हैं। तो जब तक पुलिस के बड़े अफसरान जो है इस पर एक्शन नहीं लेंगे, इस पर जो है पंजाब रेंजर और सिंध रेंजर की भी मदद लेके इन इलाकों में अगर ऑपरेशन किया जाता है और उसको क्लीन कर दिया जाता है, जो अगवाकार हैं, डाकू हैं, जो सिंध में उनको दाड़ेल भी बोलते हैं, तो शायद इन इजला का और सिंध का भी ये बड़ा मसला हल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कच्चे का इलाका है। एक तरफ से राजनपुर लगता है, फिर डीजी खान का जो रूरल एरियाज हैं वो लग जाते हैं। तो इसलिए इनके रोकथाम के लिए ये करना ज़रूरी है, रेंजर, पंजाब रेंजर, सिंध रेंजर और पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन जो है किया जाए, तो जाके इस पर क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है। में जिस माशरे में जुल्म जो है वो ताकतवर हो जाए और फिर उसके खिलाफ जो आवाज़ है वो वाकई में दबना शुरू हो जाती है, और ये हम देख भी रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे जो इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे हैं, वो इस चीज़ को जो है इस पर एक्शन ले लें और इसको जो है सिवियरली इसके खिलाफ जो है काम करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को भी हम ओवरकम कर सकते हैं, इस चीज़ का भी हल जो है वो हमें मिल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ सादकाबाद से मौजूद थे हमादुल्लाह, बिल्कुल हमादुल्लाह मौजूद थे। उनकी तरफ से खाद के फुकदान के बारे में जो है ये सवाल उठाया गया, और उसी के साथ साथ क्राइम रेट के बारे में जो है उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो गया। इवन सर आप भी बात कर रहे थे कि वहाँ पर पुलिस अफसरान जो है वहाँ पर भी लोग डरना शुरू हो जाते हैं ऐसे लोगों से जो वाकई में वहाँ पर असर रसूख रखना शुरू हो जाते हैं, और फिर इसी तरह से जो क्राइम रेट है वो डेफिनेटली फिर बढ़ता है, आगे जाता है। और सुने, जो ये क्रिमिनल्स होते हैं, देखें ये इनके पीछे भी बासर लोगों का हाथ होता है, सियासी वडेरों का हाथ होता है। हम ना
अच्छा सियासी वडेरे जो है इन क्रिमिनल्स को इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन के लिए, तो जो इनको यहाँ वोट नहीं पर देते। आपको नहीं लगता कि रूट लेवल से जो है हम लोगों को जो है इस चीज को बेहतर बनाने की जरूरत है, रूट लेवल पर काम करने की जरूरत है? बिल्कुल आमना, यहाँ पर वो जिसको कहते हैं आवे का आवा बिगड़ा हुआ ऐसा है, ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल ये सिचुएशन है और ये करना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आमना बिल्कुल ऐसे जो सियासतदान हैं जो बासर वहाँ बैठे हुए ना इलाकों में, जब उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, जो उनको छुड़वाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अभी क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाता क्योंकि इनके क्रिमिनल्स के जो है दूर दूर तक ताल्लुकात होते हैं और इनके पास पैसा होता है, और हमारे इदारों में जो है रिश्वत दे के कोई भी आप काम करवा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले रिश्वत का खात्मा ज़रूरी है, उसके बाद ही किसी चीज़ को आप कर सकते हैं। तो जो ये सियासतदान इनके ऊपर हाथ रखते हैं, जो ही को क्रिमिनल पकड़ा जाता है, हम ना अभी वो पहुंचे नहीं होते पुलिस वाले, तो पुलिस को ऊपर से जो है किसी MNA का फ़ोन आ जाता है, किसी वजीर का फ़ोन आ जाता है, वजीर दाखिला का फ़ोन आ जाता है, क्योंकि सियासी पार्टियां जो है वो ऐसे क्रिमिनल पर हाथ रखती हैं और वक्त आने पर जब इलेक्शन आता है तो उनको इस्तेमाल करती है, फिर लोगों को फ़ोन करवाती है कि जी हम आपको उठा लेंगे, हम आपका बच्चा उठा लेंगे अगर आप वोट फलां पार्टी को नहीं देंगे। तो इसकी रोकथाम के लिए जो है जो इलाकाई लोग हैं उनका भी किरदार जो है शफाफ होना ज़रूरी है। यहाँ पर सर एक ये चीज़ भी देखी जाती है, जब हम लोग क्राइम रेट की स्पेसिफिकली बात करें तो जो आई विटनेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, जिन्होंने देखा होता है, जुल्म होते देखते हैं, वो भी इस चीज़ से डरते हैं कि अगर हम इसमें ऐड हो गए तो जो जालिम है वो हमें भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसी बात है कि कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जो कोई गवाह बनता है बिल्कुल तो उसको भी मार दिया जाता है। फिर उसके कई वाक़यात पंजाब में रूनुमा हुए हैं, इस्लामाबाद में हुए हैं कि उनको जो है गोलियां मार दी जाती है, तो क्योंकि पुलिस के अगर कोई बेचारा गवाह बन जाता है तो उसको प्रोटेक्शन नहीं देती। इस वक्त तो हाल ये हुआ पड़ा है क्राइम का कि जो पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, KPK है या जो है बलूचिस्तान, तो इनको तो खुद को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आप देखें रोज़ाना पुलिस वाले जो है उनको शहीद किया जाता है। एक और भी बड़ा मसला है, क्योंकि सफारशी कल्चर जो है ना आमना, DPO जो है वो उस रैंक के मुताबिक नहीं होता, उसको आप बड़े से बड़ा ज़िला दे देते हैं, ठीक है, उसको आपने लगा दिया, वो क्राइम क्या कंट्रोल करेगा? फिर वो जो है उस तरीके से क्राइम कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक ऑनेस्ट पुलिस के अफसरान और ब्यूरोक्रेसी में जैसे डिप्टी कमिश्नर है, क्योंकि ये बराह रास्त इन लोगों का जो है काम होता है ज़िले को कंट्रोल करना। जब तक आप ये ऑनेस्ट अफसरान नहीं लगाएंगे तो आप ये का मसला हल नहीं हो सकता। इसके अलावा हमने आप देखें, आप हमारे मुल्क का जो है वो दिन ब दिन जो है सूरत हाल बिगड़ती जा रही है कि आप प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं हमारे मुल्क में। आप देख लें कि किसी भी आप उस पर चले जाएं, डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं तो 25% ऊपर लिखा होता है, ऐसा ही है, 25% ही एक्स्ट्रा है। वो भी इनके बाप का राज तो है। गरीब कहाँ जाए फिर? गरीब कहाँ जाए? अच्छा, गरीब जो लोग हैं वो तो यकीन करें उस स्टोर के पास से गुजरते हुए डरते हैं भाई। अच्छा, अब वो लोग जाते हैं जिनके पास कमाई का पता ही नहीं होता, रिश्वत का पैसा होता है, वो जाते हैं, उनको तो पता ही नहीं, अगर 100 की चीज़ है तो 200 में खरीद लेते हैं, ठीक है, और फिर वो लाखों में शॉपिंग करते हैं। आप ये जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, बड़े स्टोर हैं, आप उनको देख लें। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं या जो जजेज इनके बनाए गए हैं, मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, आप देखें वो घरों में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं और उसके साथ साथ जो है बैठ के वहाँ AC कमरों में बैठते हैं, हीटर चला के सर्दियों में बैठते हैं, मंथलियाँ आ रही हैं, उन्हीं से उनका काम चल रहा है। कोई आप मुझे पूरे पाकिस्तान का हाल देख लें, जो है महंगाई इतनी बड़ी है। महंगाई मैं कह रहा हूँ इतनी बढ़ ही नहीं सकती हम ना, कि अगर ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हमारी सही काम कर लें और दूसरी जानिब हमारे कई इदारे जो है फूड डिपार्टमेंट लगा लें। हमारे मुल्क में इस वक्त 2 नंबर चीज़ों का राज है। आप पंजाब में कहीं भी चले जाएं, फूड डिपार्टमेंट की मंथलियाँ लगी हुई हैं, और आप यहाँ तक कि आपने देखा लाहौर में गधे तक लोगों को खिला दिए गए। आप किसी होटल से बैठ के जो है खाना नहीं खा सकते दिल में। इस चीज पे श्योरिटी नहीं होती कि आप असल में जो आपको दिया जा रहा है वो है क्या असल में, और आप खा क्या रहे हैं, क्या ये हम लोगों के लिए जो है मुज़र सेहत तो नहीं है। देखें, आयल आपके मुल्क में, आयल हमारे हर जगह जहां भी जाएं, आयल आपके मुल्क में 2 नंबर बन रहा है, ठीक है। आप देखें, मैंने एक दफा एक मिसाल आपको सुनाता हूँ। और फिर एक एग्रीकल्चरल कंट्री में ही वो प्रोवाइडेड चीजें ही ना हो, ऑयल ना हो, घी ना हो, तो ये तो फिर एक और अहम बात बताऊं हम ना, अहम बात कि मैंने एक जानने वाले से पूछा, मैंने कहा यार ये जो मुर्गी ब्रेलर आप लाते हो रास्ते में मर जाती हैं तो उसका क्या करते हो? ये बड़ा अहम बात करने लगा हूँ। उसने कहा भाई हम इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, एक गाड़ी में जो है कम अज कम जो है 100 मुर्गी मर जाती है, ठीक है। हम भी वो मुख्तलिफ दुकानों पे 5-5, 6-6 मुर्गियाँ दे देते हैं, हम उनको फेंकते नहीं हैं। ये अलमिया है इस मुल्क का। हम ऊपर से कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, मुसलमान ये ऐसे काम करते हैं कि मुर्दा जानवरों का उनका
गोश्त आप मुसलमानों को अपने बहन भाइयों को खिलाते हैं। मुनासिब, जी बिल्कुल। यहाँ पर एक और कॉलर को हम ज्वाइन कर रहे हैं, नज़ीर अहमद खैर आरिफवाला से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी, वालेकुम सलाम। जी सर, बताइएगा क्या मसाइल दरपेश है आपको? जी पहले तो वॉइस न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, और मेयर साहब का शुक्रिया, उन्होंने गरीबों की आवाज़ मुसलसल बांध रहे हैं और ये प्रोग्राम के तवस्सल से भी। और मसला यही है कि आरिफवाला चूंकि दरियाई इलाकों पर मुश्तमिल एक तहसील है, पसमानदा इलाका है, तो आरिफवाला के दरियाई इलाके में जो एक तो स्कूल नहीं है, एक स्कूल है घर लड़कियों का, उसमें टीचर ही नहीं है। बच्चियां रोजाना आती हैं, हसरत की नजर देखकर वापस चली जाती हैं। तो अगर ये मसला हल हो जाए तो मेयर साहब मेहरबानी करें, किसी को राब्ते में लें, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन या जो भी मुतलका इदारे हैं, क्योंकि बच्चियों का भी उतना हक है जितना बच्चों का है। दरियाई इलाके में तो मसाइल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सबसे बड़ा मसला है कि बच्चियां जो है ना वो ज़ेवे तालीम से महरूम है। बिल्कुल ऐसा ही है, तालीम एक बुनियादी ज़रूरत है और हमारी जो यंग जनरेशन है उसको वाकई में तालीम जो है वही आगे लेकर जा सकती है, और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो नई नस्ल है, वही हमारा सरमाया है। तो मेहर साहब, इसके बारे में क्या किया जा सकता है? जी खरल साहब, आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन भी है, आपका वैलिड मसला है। इंशाल्लाह इस पे हम कल जो है डिप्टी कमिश्नर, पहले हम बात करेंगे आपके सीईओ एजुकेशन जो है पाकपतन ज़िले के, उनसे बात करेंगे और इसके बाद डीसी से भी बात करेंगे, और आपके असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वट्टू साहब, हम उनसे भी कल बात करके इस आपके मसले को हल कराएंगे। और वाकई आपके इलाके जो है बहुत दूर दराज से, खासकर वो बच्चियों के लिए दूर दराज इलाकों से पैदल चल के हम तो इधर जो है एक मैंने भी खुद देखा है कि वहाँ पर जो रिमोट एरियाज हैं, वहाँ से लोग अपने घरों से कई किलोमीटर, कई माइल चलकर एजुकेशन के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, और वही लोग जो है क्रीम भी बनते हैं। नज़ीर बोलें आप। जी सर, आप ज्वाइन। सर एक और मसला भी है यहाँ पर, जो दरियाई इलाके में इसमें जो है ना गैरत के नाम पर रोजाना कत्ल जहालत की वजह से, इल्म न होने की वजह से ही होता है ना सारा। रोजाना आए दिन कत्ल होते हैं, रोजाना औरतें कत्ल हो जाती हैं, बच्चियां इस तरह, कोई इस तरह का कानून भी नहीं है कि हर नशा सरेआम फरोख्त हो रहा है किसी किस्म का, कोई दरियाई इलाके में इस तरह की कोई सहूलत ही नहीं है। तो अगर तालीम होगी तो ये मसले हल होंगे, हर नौजवान पढ़ा लिखा होगा तो ये जो नशे जैसी या जो जराइम दूसरे में मुलविस है उनसे इनकी जान छूटेगी ना, जब तालीम ज्यादा होगी, आम होगी तो। बिल्कुल नज़ीर, हम कल जो आपके सीईओ एजुकेशन है दूसरे ज़िले पाकपतन के, हम उनसे मजीद ये नहीं है कि सिर्फ कोई चंद स्कूल हैं, और स्कूल भी बहुत हैं, तकरीबन कोई 600 ज़िले का स्कूल बनता है आपके, तो हम दूसरे स्कूलों में जहाँ भी कहीं कोई इमारत का मसला है या फिर स्टाफ का मसला, सारा हसन का उसमें एक ही टीचर थी, वो भी सियासी रसूख इस्तेमाल करके तबादला करा चुकी। अभी 300 बच्चियां हैं सर, दूर दराज के इलाके से आकर और वहाँ पर अपना आती है, स्कूल खाली वापस चली जाती है सर। ये बहुत बड़ा एक तरह बच्चियों के साथ नाइंसाफी और जुल्म हो रहा है कि टीचर ही नहीं है आजकल के दौर में। करल साहब, इंशाल्लाह कल ये आपने प्रोग्राम देखना है और इंशाल्लाह कल इस आपके मसले पे जो है इसका हल भी इसी प्रोग्राम में हम आपको देंगे, फॉलोअप भी देंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल ये आपका स्कूल का मसला जो है वो हल कराएंगे और हल करके छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी यही है, हमने आवाम की आवाज़ बनना है, क्योंकि वॉइस न्यूज़ जो है वो आवाम की आवाज़ है। न्यूज़ को अपना मुबारकबाद देता हूँ और दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला इनके चैनल को और तरक्कियां दे, गरीबों की आवाज बना, और खुसूसन मैं रमीज अनवर साहब आप जो हमेशा गरीबों की आवाज पहले भी बनते हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म पर गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे जी। बहुत शुक्रिया नज़ीर खलल साहब, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह कल जो है बाकी बिल्कुल बहुत शुक्रिया। नज़ीर साहब, मुझे ये बताइएगा कोई और मसाइल है वहाँ पर आपको दरपेश? जी मसाइल जो बेसिकली मसाइल है वो तो मैंने बता दिया, इसके अलावा मसाइल ही मसाइल है, क्योंकि वहाँ पर सड़कें तो बनी ही नहीं है, सड़कों का तो बहुत बड़ा मसला है, सड़कें नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, इसमें एक अहम बात यह भी है ना कि आपके इलाके से एमएनए जो है वो नून लीग का बना है
हुकूमत PTI की है, तो वो आपके रोड के फंड तो उनके रुकेंगे। तो आप लोग जो है ना अपने इलाकों में ये देखें कि जो आपके इलाकों के खासकर तरक्याती काम कराता है वोट भी उसी को दें, ठीक है। ये नहीं है कि आप वोट जो है ऐसे बंदे को उठा के दे दें कि वो तरक्याती काम भी ना कराए, क्योंकि ये तो हमारे मुल्क में रहना है। एक MP PTI का भी जीता हुआ है, उसने थाना अहमदिया, एक दरियाई इलाके का रोड जाता है थाना अहमदिया रोड, उस रोड पर उसने काम शुरू कराया। जैसे परवेज इलाही वजीर आला बना है, उसी MP ने वही काम रोक दिया। ठेकेदार बेचारा, उसकी मशीनरी को जंग लगा हुआ है, वो काम ही नहीं कर रहा, उसको फंड ही नहीं मिल रहा है, उसकी मशीनरी खड़ी खराब हो रही है। नज़ीर खरन साहब, इस हवाले से भी हम इंशाल्लाह DC से कल बात करेंगे, आपके डिप्टी कमिश्नर से भी बात कर लेंगे कि उसका ये, और असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात कर लेंगे कि ये काम जो है क्यों रोका गया है या इसकी वजूहात क्या है। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, क्योंकि मजीद भी कॉलर भी हैं और अभी प्रोग्राम आरे वाला से हमें ज्वाइन किया था और उनकी तरफ से यही कहा गया कि आरे वाला का जो दरियाई इलाका है वहाँ पर स्कूल के अंदर जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आमना यहाँ मैं और भी ऐड करूं, यकीन माने कि पंजाब में जो सरकारी स्कूल है ना उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ठीक है। टीचर आती नहीं है और सिफारशी कल्चर वही जो कोई ज़रा दूर होती हैं वो तबादले करा के भाग जाती हैं वहाँ से, ठीक है। और उसकी वजह यही है कि हमारे सियासतदान, हमारी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि जो भी कोई सरकारी मुलाजिम है वो घरों पे बैठ के तनख्वाहें ले रहा है और स्कूल जाता नहीं। इससे अगर आप गवर्नमेंट के स्कूलों को अच्छा कर देते, या गवर्नमेंट के स्कूलों में जैसे आपने किताबें फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, उसके बावजूद लोग क्यों नहीं पढ़ाते? इसका मतलब है कि वही टीचर प्राइवेट स्कूलों में जाके जो है पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट जो स्कूल है वो तरक्की कर गए, और जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट के स्कूल थे, गवर्नमेंट के स्कूल में भाई आम घर का बच्चा जाके आमना पढ़ता है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसलिए जो है उसके ऊपर काम नहीं किया गया। तो खुदा के लिए, खुदारा हमारे वज़ीर आला पंजाब और दीगर वज़ीर आला से इनको सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट के स्कूलों को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि आप इतने अखराजात तो करते हैं स्कूलों पर, लेकिन उसकी तालीम अच्छी के ऊपर कोई जो है नजरसानी नहीं करते। आपने, मैं खुद इसी इलाके से बिलोंग करती हूँ और आरेवाला में वाकई में जो नज़ीर अहमद साहब कह रहे थे, रोड्स का बहुत इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इशू है। आप लोग जब ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। आमना आपने देखा होगा साहिवाल से जब आप आरिफवाला जाते हैं, ठीक है, तो वो रोड इतना टूट फूट का शिकार है। हमने बड़ी खबरें चला के कुछ तो उसमें जो है उन्होंने जिसको बोलते हैं पंचर लगा दिए, छोटे जो टुकड़े थे, टुकड़े पैचेस जो है उसको जोड़ दिया है, लेकिन ये है कि वो प्रॉपर रोड नहीं बनाया। सब स्टैंडर्ड है कि वो एक बारिश की मार में वो धुल जाएंगे। और हमने एक चीज और भी बता दूं कि आरिफ वाला रोड जो है उसको आप कातिल रोड भी कह सकते हैं, क्योंकि उस पर जो बसें चलती हैं निजी कंपनीज की, वो इतनी स्पीड होती है कि आए रोज वो लोगों को छोटी ये गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल, उनको कुचल के चले जाते हैं। ऐसे ही है। और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स वहां पर ये तो रोज की कहानी है, रिकॉर्ड किए जाते हैं। जिनकी रिक्शे जो हैं उनके ऊपर चढ़ जाती हैं और लोगों को ऐसे जो है गाजर मूली की तरह कुचल के चली जाती हैं, और इसके वाले से भी इंतजामिया को जो है नोटिस लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये वाकई में बहुत कुछ मेजर इश्यूज हैं जो नज़ीर अहमद साहब की तरफ से उठाए गए, जिनमें पहला इशू यही था कि स्कूल जो है हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे पाकिस्तान की 64% पॉपुलेशन जो है वो हमारे यंगस्टर्स पर बेस करती है, और ये वही यंगस्टर्स हैं जो आगे जाकर पाकिस्तान का फ्यूचर बनेंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे और हमारे लिए एक बेहतरीन सरमाया बनेंगे। लेकिन उनके लिए जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड ही नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से पहला जोजी हमारी जिंदगी का यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर आप खुद देखते हैं कि जिनको एजुकेशन नहीं मिलेगी फिर उन्होंने छोटी मोटी जॉब्स ही करनी है, उनका फ्यूचर तो फिर डार्क हो जाएगा, और अगर उनका फ्यूचर डार्क होगा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इफेक्ट होगा। आप देखें ये जो गांव देहात के लोग हैं, आप पाकिस्तान आर्मी में चले जाएं, पंजाब पुलिस में चले जाएं, सिंध पुलिस में चले जाएं, उसमें आपको जो बड़ी बड़ी सीट्स पे बैठे हुए लोग मिलेंगे। आप सेक्रेटरीज में चले जाएं, डिप्टी कमिश्नर में चले जाएं, तो उसमें आपको उस गांव से रिलेटेड बंदा मिलेगा। क्यों? कि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो जो है आगे आते हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ तालीम का फुकदान है, वहाँ पर टीचर्स का फुकदान है, इसके साथ साथ वहाँ पर जो है फर्नीचर का फुकदान है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग तालीम हासिल करते हैं। और इसके लिए जो है ख़ासकर एजुकेशन के मिनिस्टर जो है, जैसा कि हायर एजुकेशन के बिल्कुल हैं या प्राइमरी के हैं, तो वो उनकी तवज्जो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये सियासत ने आके ना सियासी जमातों के ये जो अभी पिछले दिनों में इशू चल रहा था ना कि इधर पार्टियां तब्दील हो रही थी, वफादारियां तब्दील हो रही थी, तो ऐसे लोगों को जो है वजारतें दी गई हैं। आमना यकीन करें, मैं तो हैरान हूँ कि उनका काम जीरो है और वजारतें लेके बैठे हुए हैं। और सर यहाँ पर एक
एक और भी मसला जो मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टाफ है वो भी इतनी ज्यादा जो है अटेंशन नहीं पे कर रहा होता है, वो इस तरह से जो है लेकर नहीं जा रहा, रिश्तेदार है ना। बिल्कुल। और सर ये भी है कि वो समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है हमारे पास, तो हमें कोई छेड़ ही नहीं सकता, हमारे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये भी बहुत सारे अलमिये हैं जो वाकई में इन अ लॉन्ग रन पाकिस्तान के तमाम तर सिस्टम्स को जो है इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि कल के प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनेगी। नज़ीर अहमद खरल साहब हमारे साथ आरे वाला से मौजूद थे, कुछ मसाइल उनकी तरफ से उठाए गए जिनके अंदर स्कूल्स का जो सिस्टम है वो, और क्राइम रेट और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कहाँ से, क्या नाम? मैं रहीमिया खान से बात कर रहा हूँ, रईस शहर इकबाल तरेली, किसान बोर्ड का जिले जनरल सेक्रेटरी हूँ रहीमिया खान का। जी 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 सर, क्या मसाइल दरपेश है? मसाइल जो इस वक्त सबसे ज्यादा चल रहा है ना हमारे इलाके में, बल्कि पूरे पंजाब में है, सबसे ज्यादा इशू जो है वो इस वक्त खाद का इशू चल रहा है। खाद जो है यूरिया गवर्नमेंट ने रेट तो निकाला है 2250 और ये साल 1.5 साल से ये इशू चल रहा है। इस वक्त मार्केट में जो है ना वो ब्लैक पे फरोख्त हो रही है 2800 से लेकर 3200 रुपए तक, कहीं कहीं 4000 तक भी बिक रही है रईस साहब। जी जी हाँ, मैंने कहा कहीं कहीं 4000 तक भी बिक रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें तमाम ये जो इंतजामिया और फैक्ट्री ऑनर और डीलर हजरात तमाम लोग मिले हुए हैं अंदर से, और ये सरेआम ये जो है ना इस वक्त अफगानिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक में फरोख्त कर रहे हैं, स्मगल की जा रही है। जी जी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी ये वहाँ फरोख्त कर रहे हैं और ये तमाम लोग आपस में मिले हुए हैं, जो कि सरासर किसानों के साथ ज्यादती है, किसानों का नुकसान हो रहा है। अगर मौजूदा फसल गंदम में ये फर्ज करो अगर यूरिया नहीं डाली गई तो ये गंदम का कहत होने का खतरा बढ़ जाएगा, बहरान, गंदम बहरान पैदा हो जाएगा। लिहाजा हमारी इब्तिदा है, गवर्नमेंट से मुतालबा है कि बल्कि पुरजोर अपील है कि इस पे कंट्रोल किया जाए, इंतजामिया को अलर्ट करे, इंतजामिया इनको कंट्रोल करे और जो है ना किसानों तक जो रसाई है यूरिया की वो बिल्कुल सही। ये 2250 जो रेट है ये भी ओवरऑल ज्यादा रेट है जो गवर्नमेंट ने, लेकिन 2250 भी नहीं मिल रही। ये देखें अभी जो है शहर वालों को और हमारी इंतजामिया को, हमारी गवर्नमेंट को पता तब चलेगा जब गंदम आएगी नहीं। और ये असल में ना ये इनके भी तो माफिया का बीच में होता है ना, गंदम आएगी नहीं, शहर वालों के पास आटा नहीं होगा, फिर यही आटा आप जो है गंदम खरीदेंगे, इंडिया से खरीदेंगे, बांग्लादेश से खरीदेंगे, दीगर हमसाया ममालिक से खरीद रहे होंगे। यही जो अभी 3200 का मन गंदम मिल रही है, 3000 का मन मिल रही है, यही आप जो है 10,000 मन पे लेंगे और आपके मुल्क में कहत पड़ेगा, गंदम का कहत पड़ेगा, आपके मुल्क में आटा फिर अभी भी लोग लाइनों में लग के ले रहे हैं। तो देखें इसको अगर फिर इनका कमीशन भी बनता है ना, जब ये बाहर से फिर खरीद करेंगे तो इनका कमीशन भी बनेगा। जी ऐसा ही है ना। अच्छा सर प्लीज अपना पूरा नाम बता दीजिएगा, मैं जरा ऐड ऑन कर लूं। रईस शहद इकबाल तरेली। हाँ, रईस शहद इकबाल तरेली। ओके बिल्कुल ठीक है जी। रईस साहब ने हमें ज्वाइन किया था और खाद का इशू पहले भी रहीम यार खान से जो है उन्होंने हमें खाद के इशू के बारे में बताया है कि मुल्क का बड़ा इशू है, क्योंकि बिजाई इस वक्त आदी हो चुकी है, कुछ लोग कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे मुल्क का सबसे बड़ा इशू जो है वो खाद हम कह सकते हैं, क्योंकि खाद के बगैर हमारी फसल, जैसे कि अब गंदम की बिजाई शुरू है आमना, तो अगर गंदम को खाद नहीं डाली जाएगी, खासकर सोना यूरिया और DAP ये 2 खादें इस्तेमाल होती हैं, तो नहीं डालेगी जाएगी तो फिर जो है जहां औसत मिसाल तौर 1 एकड़ जो है वो 50 मन आती है, 60 मन आती है, 100 मन आती है, वो जो है 15 मन या 20 मन तक आएगी, ज्यादा जो है नहीं जाएगी। आपने बिल्कुल अच्छा, एक और भी इशू हमारे इलाके में चल रहा है। इसके अलावा रहीम यार खान से रिलेटेड कोई भी मसाइल आपको दरपेश है तो हमें जरूर आगाह करें। जी जी एक और इशू चल रहा है, शुगर मिल माफिया। हाँ बिल्कुल वो भी है, बिल्कुल। वो जो है आजकल जो है ना काट कटौती कर रहे हैं, नॉन वैरायटीज पे पाबंदी लगाई हुई है, जबकि केन कमिश्नर का आर्डर आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है कि ये जो है आपने ये खरीद करनी है। और इन्होंने बीज दिया था जंग 59, CP 77, CP 84 वगैरह का, लेकिन आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वो खरीद नहीं कर रहे हैं।
खरीद भी नहीं कर रहे और जो पेमेंटें आपकी वो भी तो रोक रहे हैं ना, दोनों काम कर रहे हैं। क्योंकि शुगर माफिया जो है, ये मिल्स मालकान जो है, कुछ पीटीआई में बैठे हुए हैं, मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ, कुछ नून में बैठे हुए हैं, कुछ काफ में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी सियासी पुष्ट बनाई है। ये अंदर से इनके मफादात सब सेम है, कोई पीपी में है, कोई नून लीग में है, कोई पीटीआई में है, और इनके मफादात जब सेम होते हैं तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये लेकिन पेस तो वही गरीब रहा है ना रेली साहब, पेस तो वही गरीब रहा है। बिल्कुल पेस तो वो जिम्मेदार रहा है ना, छोटा जिम्मेदार। बड़े जिम्मेदारों को तो गन्ना भी टाइम पे वो ले लेते हैं, अच्छे रेट पे लेते हैं, और उसके बाद उनका बिल भी उनके घर चेक पहुंच जाता है। गरीब लोग जो हैं, जो 4 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, 10 एकड़ वाले, वो रोल रहे होते हैं। जिनके एकड़ों में, ज्यादा एकड़ों में 100 एकड़, 200 एकड़, 400 एकड़, वो तो उनके तो घर तरेली साहब बिल भी घर पहुंच जाते हैं। उनके तो जो है, जब ट्राले आते हैं गन्ने के, तो वो भी लाइन में भी नहीं लगना पड़ता, वो दूसरे रास्ते से जो है वो शुगर के जो मुलाजमीन है मिल्स के, वो ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। रहीम यार खान से रईस साहब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, सर मजीद बताइएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। रईस साहब, इसके अलावा ये 2 बड़े मसले थे रहीम यार खान जिले के, और इनके ऊपर कल हम इंशाल्लाह आपको फॉलो अप भी देंगे, और कल भी आपने प्रोग्राम देखना है ताकि आप अपने मसाइल इसमें देख भी सकें कि कहां तक पहुंचे या हल क्या हुआ। रईस साहब, आपने कल का प्रोग्राम लाजमी देखना है। कल के प्रोग्राम के अंदर हम इसको फॉलो अप करेंगे और मुतल्लिका इदारों से सवाल भी उठाएंगे। और इसी के साथ साथ बहुत शुक्रिया, हमें रईस साहब ने ज्वाइन किया था रहीम यार खान से, और खाद का इशू और शुगर माफिया का इशू जो है उनकी तरफ से हाईलाइट किया गया, जिसको इंशाल्लाह हम कल का प्रोग्राम का हिस्सा लाजमी बनाएंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट कॉलर को ज्वाइन करवाते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है, और इसके बारे में सर आपसे सवाल करूंगी, मुझे ये बताइएगा कि वाकई में रहीम यार खान का जो एरिया है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें, इनफैक्ट मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा। आपको बताऊं कि शुगर मिल्स जो हैं वो बहुत सारे जो बासर हैं उनकी हैं। मुझे नाम का भी पता है तमाम शुगर मिल्स का, और मुझे ये भी पता है कि किस किस की शुगर मिल्स हैं पंजाब में खासकर या सिंध में, ठीक है। तो उसमें जो है सारे सियासी पुष्ट पनाही वाले लोग हैं, कुछ खुद MNA MP वजीर बने बैठे हैं, कुछ सेनेटर बने बैठे हैं। इसी तरीके से जो है, जिसकी वजह से गन्ने का रेट कम किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों के बिल फंसा के जो है वो रखे जाते हैं, और ये बहुत बड़ा इशू है। और खुदारा इसके ऊपर जो है सियासत को पीछे रख के, क्योंकि चीनी भी तो हम लाइनों में लग के हम ना लेते हैं, आटा जो मेन हमारे बुनियादी चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया हैं, चीनी है, आटा है, ये तो हम लाइनों में लग के ले रहे होते हैं। तो इससे और बढ़ के इस मुल्क का अलमिया क्या हो सकता है? हमारे मुल्क का पैसा जो है दूसरे मुल्कों में चला जाता है, क्योंकि ये जितने भी शुगर मिल मालकान हैं, ये इनकी तो बाहर जायदादें हैं, बाहर के, यहाँ से पैसा इकट्ठा करते बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। और भाई जब रहते इस मुल्क में हो, जब कारोबार इस मुल्क में करते तो इस मुल्क का भी सोचें। कॉल्स का सिलसिला बहुत ज्यादा जारी है, नंबर भी दिया जा चुका है, और वाकई ही में पूरे पाकिस्तान से, हर इलाके से हमें कॉल्स जो है वो आ रही हैं। अभी एक और कॉलर को हम ज्वाइन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है सर? मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल इशू है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से ज्वाइन जो है वो करवाएंगे। कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। लेकिन यहाँ पर सर वाकई में अगर हम देखें तो पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा कि ज़राई हमारी जो इंतज़ामिया है उसको बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में नोटिस लेना ज़रूरी है। और खाद का इशू आपकी तरफ से खुद ही कहा गया था, हमारी फिर प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी, और ये एक हमारे लिए एक अलमिया साबित होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी बताऊं कि जो है इस वक्त जो है ना, हमें मुल्क हमारा मसाइल का गढ़ बन चुका है। हमने आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे ये पिलर ख़राब हो चुके हैं उनके ऊपर जो है फोकस करना है। और हमारे जो कॉलर्स हैं उनसे भी गुजारिश है कि जो आपका इलाके का अहम मसला है, ये पाकिस्तान की आवाज़ जो है, आपकी आवाज़, ये प्रोग्राम देखें, ये वॉइस न्यूज़ तो सिर्फ आपकी मदद कर रहा है, और प्रोग्राम जो है ये वॉइस न्यूज़ पर इस वक्त ऑन एयर जा रहा है, नशर हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए है, और ये आवाम के मसाइल के लिए है। आप अपने जो वॉइस न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान की आवाज़ बनकर सामने आ रहा है, और आवाम की आवाज़ हम बनेंगे, आपकी आवाज़ को हम उठाएंगे और मुतल्लिका इदारों तक भी पहुंचाएंगे, और इंशाल्लाह मजलूम को इंसाफ भी दिलाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वॉइस न्यूज़ जो है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है लिया गया है, और ये बहुत एक ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है किया गया है वॉइस न्यूज़ की टीम की तरफ से, जो असाइन किया गया है। अच्छा सर, यहाँ पर वाकई में मैं
फिर से जो है इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी कि एजुकेशन को लेके अगर अभी तक जो मसाइल हमारे सामने आए हैं, एजुकेशन भी हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है, सेहत है, बिल्कुल सेहत हमारी बुनियादी। और अगर हम इसी चीज़ में बजट को देख ले जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो सबसे मिनिमल है, सबसे कम है, तो ये तो बहुत ही एक देखें इस दफा तो बजट एजुकेशन पे भी इन्होंने काफी किया है, लेकिन आगे इन्होंने ना वो बजट खर्च नहीं किया, वो बजट गया कहाँ पता नहीं। ये भी एक अलमिया है कि जो चीज आती है वो आप मैं आपको बताऊं, हेल्थ पे इतनी करप्शन हुई है इस पिछले अदवार में कि आपकी आमना सोच होगी कि अस्पतालों की जो सरकारी दवाइयाँ थी जो आम गरीब तक पहुंची थी वो रास्तों में ही बेच दी गई। ठीक है, वही दवाइयाँ जाकर स्टोरों पे बिकी हैं और वही दवाइयाँ जो आम आदमी है वहां से बेचारा खरीद के वो ला के उसने जो है किया, फिर वही दवाइयाँ। इस मुल्क के डॉक्टर का देखिए क्या अलमिया है कि डॉक्टर क्या करता है, दवाइयाँ आपको लिख देगा मुख्तलिफ कंपनीज के, वो इसलिए लिखता है कि उसने जाना होता है बाहर, टूर करवाते हैं कंपनीज वाले जो है, तो उसने लिखी जी, हालांकि वो दवाई वो इस्तेमाल में ही नहीं आनी है, उसने जी लिख दी, चलो जी ये लेके आओ। अब एक गरीब बंदा होता है, देखिए बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कई लोग ऐसे हैं, क्या आप उस फैमिली में से होते हैं डॉक्टर साहब, तो आपको पता होता है कि इसको दवाई मैंने महंगी लिख के देनी है या सस्ती लिख के देनी है। एक ही गोली जो है उसका 6 रेट है, आप उस कंपनी की लिख के दे देते हैं उस गरीब आदमी को, जो जाता है मेडिकल पे सिर्फ आहें भर के आ जाता है, वापस ले नहीं पाता है। और बहुत से लोग जो है मेडिसिन की वजह से जो है वो आहें भर भर के जो है वो अपनी जान जो है वो कुर्बान कर देते हैं। और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जी हमारी वो मेडिसिन ली है जी असर नहीं हुआ, तो भाई असर खाक होगा कि जो एक मेडिसिन बन रही है बाहर के मुल्क से हम मंगा रहे हैं, उसी के मुकाबले में हमने जो है 2 नंबर मेडिसिन जो तैयार कर ली है, अब वो जी असर नहीं करती, वो कहाँ से असर करेगी जब है ही वो 2 नंबर मेडिसिन है, उसमें वो चीज़ ही नहीं है, तो वो असर नहीं करेगी। हमें सबको मिलकर सोचना है इस मुल्क के बचाने के लिए, हमारे डिपार्टमेंट जो है आमना उनका ठीक होना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने बजा फरमाया सर। कॉल्स का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है, हमें बहुत सारी कॉल्स रिसीव करनी है और वाकई में यही हमारे प्रोग्राम का जो है वो एक कोर पॉइंट है। तो एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है सर? कहाँ से बात कर रहे हैं? आपके मोबाइल का वॉल्यूम जो है वो स्लो है, इसलिए हम तक आवाज सही नहीं पहुंच पा रही। जी मेहर साहब, टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं, उसकी वजह से हम लोग जो है इसको करेंगे, मजीद ज्वाइन करवाएंगे। लेकिन सर यहाँ पर वाकई ही में हम लोग जो है ये कॉल्स का सिलसिला तो जारी रहेगा, यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे उसी चीज़ को जो आप पहले डिस्कस कर रहे थे, उसी की तरफ आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा सेक्रेटरी हेल्थ होता है या हेल्थ का मिनिस्टर होता है, वो ऐसा शख्स होना चाहिए, वो बाकरदार होना चाहिए और वो करप्ट नहीं होना चाहिए। ये 2 बंदे करप्ट नहीं होने चाहिए। जब ये 2 बंदे करप्ट नहीं होंगे तो वो क्या होगा कि जब वो MS लगाएगा किसी भी हॉस्पिटल का तो वो करप्ट नहीं लगाएगा, फिर वो मंथली नहीं लेगा। हमारे मुल्क का अलमिया ये कि आप CO एजुकेशन लगाएं वो मंथली देता है, ठीक है, MS है वो मंथली देता है, ठीक है। उसके अलावा आप जो है डॉक्टर जो है उनको मुख्तलिफ मद पे लगाए जाते हैं। एक ये जैसे कि पुलिस रिपोर्ट एक डॉक्टर जारी करता है तो वो बकायदा सिफारिश करवा के लगवाया जाता है। वो MLC जो काटी जाती है पुलिस की इनकी जानिब से, वो क्योंकि एक डॉक्टर बनता है, वो थाने में जाता है, थाने से बन के वो डॉक्टर में जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। जैसे कि हमारे जितने भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, अब वो गया, अब वो डॉक्टर साहब ने जो है बंदे को जो है सजाए मौत तक भी पहुंचाना है, उसी डॉक्टर ने, उसी डॉक्टर की उस रिपोर्ट पे बंदे की जो है वो जान भी छूट जाती है। तो डॉक्टर वहां जो है करप्शन करते हैं और जो एक बंदे की हड्डी टूटी नहीं होती उसकी हड्डी जो है वो धागे रख के एक्सरे करते हैं जी इसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो उसने रिजल्ट दे दिया, चलो जी आगे जाके दूसरी पार्टी पे जी पर्चा हो गया। अब उस पर्चे के बाद जो है वो बेचारे रुल गए, कोर्ट कचहरी में ही उनकी जिंदगी खराब हो गई। तो ये अलमिया है और मैं फिर आमना यही कहूंगा कि करप्शन का नासूर हमारे जड़ों में, मुल्क की जड़ों में बसा हुआ है, रचा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क इस वक्त बिल्कुल खोखला हो चुका है। और लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि मेरे मुल्क जैसा, मेरे पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं। बिल्कुल हमारे पाकिस्तान जैसा, देखें हमने बड़ी अहम बात, इस मुल्क को कितने आए हैं लूट के गए हैं, बिल्कुल बाहर के मुल्कों में जाके बैठे हैं, लेकिन आज ये फिर भी हरा भरा है। बिल्कुल पाकिस्तान फिर भी हरा भरा है, ये वतन हमारा है और हम ही इसके पास बा हैं। कॉल्स का सिलसिला जो है वो बाकायदा जारी है, बाकायदगी से जो है हमें कॉल्स आ रही हैं। तो एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, उनको ज्वाइन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है?
آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے سر, آپ پلیز تھوڑا سا لاؤڈ بولیں گے. جی آ رہی ہے. ہیلو, تھوڑا ٹیکنیکل ایشو ہے شاید, اس کی وجہ سے کال جو ہے بالکل نہیں. سر ایسا ہے کہ ہم لوگ مزید جوائن کروائیں گے یہاں پر. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے کہ یہ جو سینیریو ہے سارا, یہ کس طرح سے ہم لوگ صحت کے اندر اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ صحت کے اندر جو ہے آپ کو سی او ایجوکیشن اور خاص کر جو سی او ہیلتھ اور سی او ایجوکیشن جو ہے ضلع کا جو آفیسر ہوتا ہے, اس کو اگر آپ میرٹ پہ لگائیں گے تو آپ کی تعلیم بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ہیڈ ماسٹر جو ہے اچھا لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سی او ہیلتھ جو کہ ضلع کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا, اگر وہ آپ اچھا لگاتے ہیں, اس کے بعد وہ ایم ایس جو ہے ضلع میں سارے اچھے لے کے آئے گا. ٹھیک ہے, جب ایم ایس اچھا آ جائے گا, جب ایم ایس جو ہے میڈیسن جو آپ کی جو اس غریب کی ہے میڈیسن, میری ہے آپ کی ہے, تو وہ جا کے باہر سٹوروں پہ نہیں بیچے گا. ٹھیک ہے, وہ سٹور پہ جب نہیں بیچے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا, اس غریب کو بچے کو فائدہ پہنچے گا جو اپنے بچے لے جاتے ہیں اور وہ بیچارے تڑپ کر جان دے دیتے ہیں. کیوں کہ وہ میڈیسن اتنی افورڈ نہیں کر سکتے. اور دوسرا ہمارے ملک کا المیہ یہی کہ 2 نمبر میڈیسن, اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آمنا, جب تک میں کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کا نسور میرے ملک سے ختم نہیں ہوگا تو ہم دن بدن پیچھے جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. واقعی میں ہمیں بہت سے کالرز نے جوائن کیا, مزید کالرز کو بھی ہم لوگ اپنے پروگرام کا حصہ بناتے رہا کریں گے, اور پاکستان کی آواز ہم بنتے رہیں گے, کیونکہ وائس نیوز ہے عوام کی آواز, اور عوام کی آواز کو اٹھانا اور اعلیٰ حکام تک پہنچانا, اعلیٰ عہدوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے, ہمارا فرض ہے. اور پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم نے ہی اس کو آگے لے کر جانا ہے, ہم نے ہی اس کے مسائل کو حل کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. بالکل. تو جی یہاں پر ہم آپ کو کالرز کے جو نمبرز ہیں آپ کالز کر سکتے ہیں. وائس نیوز کو آپ کال کر سکتے ہیں, پاکستان کی آواز کو آپ کال کر سکتے ہیں, ہمیں پہنچا سکتے ہیں اپنی آواز. نمبرز آپ کو اسکرین پر جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں. نمبر جو ہے 030499199293, اور دوسرا نمبر جس پہ آپ کال کر کے اپنے مسائل ہمیں بتا سکتے ہیں وہ ہے 0310017147. تو ان نمبرز پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں اپنے مسائل وائس نیوز کو, پاکستان کی آواز کو. بالکل, تھینک یو سو ویری مچ سر, ہمیں جوائن کیا ہوا تھا, اور بہت ہی اچھا ایک پروگرام جو ہے وہ رہا, اور ہم نے بہت سے مسائل سنے, اور پاکستان کے مسائل سنے, پاکستان کی عوام کے بھی مسائل سنے, اور انشاءاللہ ان کا حل بھی وائس نیوز نکالے گا. تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. آمنہ عادل, مہر حمید انور صاحب اور پاکستان کی آواز کو دے اجازت. آپ سے ملیں گے کل کے پروگرام میں کچھ نئے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنوں کا آپ بہت خیال رکھیے گا, کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. خدا حافظ.